ये कोई नहीं बताता है ज़्यादातर यूट्यूब की वीडियोस में कि किस तरह से हमने रिबॉलिंग की है, वो डायरेक्ट आपको रिबॉलिंग दिखाते हैं। क्लाइंट की साइड से प्रॉब्लम भी है जिसमें टच काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह से सभी साइड में आप इसके फ्लक्स डाल दें। जब तक आपकी आईसी क्लीन ना हो जाए दोस्तों, तब तक आप इसे रिबॉल ना करें। हमारा टच पूरी तरह से वर्किंग में आ चुका है। हेलो दोस्तों, एके इन्फो के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए रिबॉलिंग से रिलेटेड कि किसी भी आईफोन में आप रिबॉलिंग कैसे करेंगे या किस तरह से उसे आप रिबॉल करके प्रॉपर फिक्स करेंगे। आज आपके सामने एक सेट है हमारे हाथ में, जिसमें एक क्लाइंट की साइड से प्रॉब्लम भी है जिसमें टच काम नहीं कर रहा है। तो इसी वीडियो में हम इसकी रिबॉलिंग और इसके फॉल्ट को रिपेयर करना सीखेंगे कि टच कैसे रिपेयर करना है। चलिए इसे ओपन करते हैं। दोस्तों ये पहले से ही किसी टेक्नीशियन ने खोल रखा है, तो हम स्क्रू वगैरह में ज़्यादा टाइम इसके नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले जब भी आप आईफोन को ओपन करें तो सबसे पहला स्टेप है कि आप उसकी बैटरी को अच्छे से रिमूव कर लें, उसके बाद ही आप कनेक्टर वगैरह को रिमूव करें। तो ये हमने इसके डिस्प्ले अलग कर ली है। अब हम इसका बोर्ड बाहर निकालेंगे। ये वीडियो दोस्तों सब उन्हीं सभी लोगों के लिए हैं जो प्रॉपर रिबॉलिंग नहीं कर पाते हैं या रिबॉलिंग करते हैं लेकिन फिक्सिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर कई बार रिबॉलिंग करने में उनका बोर्ड डेड हो जाता है। तो उसके लिए पूरे स्टेप आप इस वीडियो को फॉलो करोगे तो अच्छे से आप समझ पाओगे। यदि अगर हम बात करें आईफोन 6 या A8 CPU की, तो इसमें आपको पहले से ही पता होगा जो आईफोन की रिपेयरिंग करते हैं कि इसमें 2 टच आईसी होती हैं। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप आईफोन 6 या 6 प्लस के किसी बोर्ड में रिपेयरिंग करते हैं तो उसमें आपको टच के लिए 2 आईसी मिलेंगी, जिसमें से एक आईसी मेसन के नाम से होती है और दूसरी आपकी कुमुलस के नाम से होगी। दोस्तों ज़्यादातर जब आप सिमेटिक पढ़ते हैं तो आप आईसीज़ की डिकोडिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको कई बार ये नहीं पता चलता कि टच का सर्किट कहाँ है या डिस्प्ले का सर्किट कहाँ है। तो क्लासेस में आपको इन सब की नॉलेज दी जाती है कि कैसे आप आईसी को डिकोड करेंगे, कि आपकी मेसन आईसी का क्या मतलब है या अकॉर्न आईसी का क्या मतलब है या कुमुलस आईसी का क्या मतलब है, और किन सेटों में टच आईसी होती है, किन सेटों में टच आईसी नहीं होती है, या फिर सर्किट कैसे उनका काम करता है। तो वो सारा चीज़ें आपको प्रिंसिपल के थ्रू डायग्राम में समझाई जाती हैं। जैसे कि ये हमारी मेसन आईसी है और ये कहीं ना कहीं कुमुलस से कनेक्ट है। तो अगर हम इस पर कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि ये आपकी दूसरी आईसी है जो कि कुमुलस आईसी कहलाती है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक आपकी सब आईसी होती है जो कि स्लेव का काम करती है और एक आपकी मास्टर आईसी होती है जो कि आपका मेन वोल्टेज या टच के लिए वोल्टेज बनाती है। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पास कोई सेट आता है जिसमें टच वर्किंग नहीं करता है तो पहले आप काम ये करें कि उसके टच की सारी जीआर लें। ज़्यादातर 6 और 6 प्लस में ये प्रॉब्लम टच के ना चलने की वो टच आईसी से ही आती है। तो डायरेक्ट हम टच आईसी पे ही काम करेंगे, जिससे आप उसकी रिबॉलिंग को और फिक्सिंग को भी ईजिली देख पाएँ और समझ पाएँ कि हम किस तरह से क्लासेस में आपको ये क्लास कराते हैं। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। सबसे पहले किसी भी आईसी को निकालने के लिए आप उस आईसी को हल्का सा प्री हीट करें। प्री हीट के लिए आप टेम्परेचर 280 यूज़ कर सकते हैं। और एयर प्रेशर आप 1 से 1.5 के बीच में या मैक्सिमम 2 रख सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो। इस तरह से आप आईसी को प्री हीट करें। उसके बाद दोस्तों फ्लक्स लें। फ्लक्स याद रखिए, कभी भी आईसी के हेड पर आपको फ्लक्स यूज़ नहीं करना होता है। हमेशा फ्लक्स हम इसके साइड बाय साइड यूज़ करते हैं।
क्योंकि जो ऊपर फ्लक्स आप यूज़ करते हैं वो वेस्टेज जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो इस तरह से सभी साइड में आप इसके फ्लक्स डाल दें। उसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स या टेक्नीशियंस को ये प्रॉब्लम होती है कि वो कौन सी ब्लोअर यूज़ करें या किस ब्लोअर से काम करें और कितना टेम्परेचर रखें। तो जब भी आप कोई नॉन पेस्टेड आईसी किसी भी आईफोन में से निकालते हैं जिसको आपने किसी भी ग्लू से कनेक्टिविटी नहीं दिख रही है, तो उसे हम नॉन पेस्टेड आईसी कहेंगे। उस आईसी को निकालने के लिए आप हमेशा मैक्सिमम 300 टेम्परेचर रखें। तो बिगनर हमेशा 300 पर आप काम करें। बहुत से टेक्नीशियन 300 प्लस पे भी काम करते हैं, लेकिन अगर आपका हाथ थोड़ा नया है तो आप कोशिश कीजिए कि आपको बोर्ड भी सेफ रखना है, तो आप 300 पे काम करें। और एयर प्रेशर आप हमेशा मैक्सिमम 3 रखें। इसको ब्लो करते रहें और जैसे ही आपके कंपोनेंट पर मेल्टिंग आती है उसी वक्त आप आईसी उठाएं। उससे पहले आप आईसी ना खींचें। कई बार जल्दी आईसी खींचने से आपके पैड मिसिंग हो जाते हैं। इस तरह आप इजीली आईसी निकाल सकते हैं। जब भी हम आईसी फिक्स करते हैं तो पहली प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम पैड को क्लीन करते हैं तो कई बार पैड आपके मिसिंग हो जाते हैं। उसके लिए आपको दोस्तों जो बोर्ड पर आपका टिन है उसे आपको चेंज करना होता है। इसके लिए आप पीपीडी भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए आप हैंडस्टर या कोई भी डिशोल्ड वायर यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर हैंडस्टर करता हूं, इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि हैंडस्टर लें। तो सबसे पहले आप इसके टिन को चेंज करें। थोड़ा सा फ्लक्स लगाएं दोस्तों पहले और हल्के हाथ से इस पर अपना टेम्परेचर आप चेंज कर दें। याद रखिए इसे एक ही साइड से आप ट्राई ना करें, हाफ बाय हाफ सेक्शन करें। इससे क्योंकि आपके बोर्ड में स्पेस बहुत कम होगा तो कई बार आपके आईसी आयरन की मदद से ही या आयरन की क्लीनिंग से कई बार कंपोनेंट मिसिंग हो जाते हैं। आप हल्का हाथ रखें। उसके बाद दोस्तों रोजन की मदद से और विक वायर की मदद से आप इसे पैड को क्लीन करें। पैड को क्लीन करने का तरीका यह है कि ज़्यादातर टेक्नीशियन जो यूज़ करते हैं वो इस तरह के स्पेस का यूज़ करते हैं, जो कि तरीका गलत होता है। इसमें कई बार आपके पैड मिस हो जाएंगे क्योंकि आपके माइंड को दोनों तरफ काम करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए इसे दोनों हाथों को एक ही साइड रखें आप। इससे आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और आपके पैड मिस भी कम होंगे। कई बार आपके एनसी पैड जल्दी मिस हो जाते हैं, तो वो आपको बिट मैप से या वूशिंग जीज की मदद से आप उसका पता लगा सकते हैं। मैं इसके लिए रोजन प्रेफर करता हूँ। ये पैड क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपकी पैड क्लीनिंग प्रॉपर नहीं होती है तो आपकी आईसी पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पाती है। तो इसे इस तरह से होल्ड करें 2 सेकंड। उसके बाद इसे हल्के हाथ से आप लाइट हैंड से बाहर की तरफ को लेकर आएँ। कोशिश कीजिए कि इसे आप सिंगल हैंड से ही, यानी एक ही साइड को रब करें। अगर आप दोनों साइड रब करते हैं तो कई बार आपका पैड जो है वो ज़्यादा स्क्रैच हो जाता है, तो कुछ बॉल्स आपके आपस में मिल जाती हैं। उसके बारे में भी दोस्तों अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर वो बॉल मिल जाती है तो आप क्या सलूशन है उसका। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर टेक्नीशियन जिसमें फंस जाते हैं और उनका रिज़ल्ट नहीं आ पाता है और कई बार उन्हें लगता है कि एप्पल काफ़ी टफ़ है रिपेयरिंग में। बट अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप एप्पल भी ईज़िली रिपेयर कर पाएंगे। इसे अच्छे से क्लीन करें। यदि आपको कोई बॉल अभी भी मोटी दिखती है तो उसे दोबारा अच्छे से क्लीन कर दें। ये दोस्तों बेस है। अगर आपकी क्लीनिंग अच्छी नहीं होगी तो कई बार आपकी आईसी प्रॉपर फिक्स नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए कि आप क्लीनिंग जैसे अभी आपके सामने वीडियो पे चल रही है इसी तरह की क्लीनिंग पर आप
इस पर आईसी फिक्स करें। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कुछ ट्रैक दिखाने की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कुछ एक जैसी बॉलें आपको दिखाई देंगी। जैसे इस बॉल को या इस बॉल को या इसको आप देखेंगे तो ये कनेक्टिविटी में दिखेंगी। इसका मतलब ये एक ही सप्लाई है। मे बी हो सकता है कि ग्राउंड हो सकता है किसी एक लाइन की सप्लाई हो। तो ये अक्सर ज़्यादातर मिल जाती हैं बॉलें। तो ज़्यादातर टेक्नीशियन इन्हें ब्लेड से या स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं, वो तरीका गलत है। अगर ये मिल भी जाती हैं तो कोई इशू नहीं है दोस्तों। कई बार ये एक ही सप्लाई होती है तो वो अक्सर ज़्यादा आपका हाथ हैवी होता है तो उसकी वजह से ये मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप इस बॉल को या इस बॉल को देखेंगे तो इन दोनों बॉलों में काफ़ी स्पेस दिखेगा आपको, यानी ये पीसीबी साइड होगी। तो ये बॉलें बहुत कम मिलेंगी, ये जब आप चाहेंगे तभी मिलती हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई बॉल मिल जाती है जो कि एक ही लाइन की है तो आप उसे कोशिश कीजिए अलग ना करें, ऐसे ही काम आपका हो जाएगा। हाँ, कई बार वो आईसी के ट्रिगर के लिए अलग अलग होती हैं तो वो पर्टिकुलर किसी एक आईसी के लिए होती है, वो सभी के लिए नहीं होता है ऐसा। अब हमारे पैड रेडी हैं। अब हम बात करेंगे रिबॉलिंग की, जो कि अभी हमने आईसी रिमूव की है। अगर आप इस आईसी को देखें तो इसके अपर साइड पे आपको कोई भी ट्यूज़र का निशान नहीं दिखेगा। ये दोस्तों आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि जब आप काम करें तो अच्छे टूल्स की भी एक वैल्यू होती है, और अपने हाथ को थोड़ा सा लाइट रखें, क्योंकि कई बार आईसी अगर टूटती नहीं है और उसकी बॉलें नहीं मिलती हैं तो मैक्सिमम टाइम वो आईसी यूज़ हो जाती है। और इससे दूसरे टेक्नीशियन को, जो दूसरा टेक्नीशियन काम कर रहा होगा, उसे भी नहीं पता चलता है कि आपने इस आईसी पर काम किया है। तो थोड़ा सा हाथ को लाइट रखें आप। बहुत से टेक्नीशियन कपड़े पर रखकर आईसी को रिवॉल्व करते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि आप टिश्यू पेपर पर ही आईसी को रिवॉल्व करें, क्योंकि इसमें वुडिंग का एक प्लस पॉइंट होता है। कई बार आपकी आईसी जो है हीटिंग कंजप्शन कम लेती है, तो ये लकड़ी का पेपर होने की वजह से आपकी आईसी एक तो फिक्सिंग अच्छी आएगी, प्लस आपके आईसी की डैमेज होने के चांसेस भी कम रहते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रेशर होता है हल्का बहुत जो आपके आईसी को टूटने नहीं देता है। तो कोशिश कीजिए आप भी कि आप टिश्यू पेपर पर ही आप आईसी को रिवॉल्व करें। सबसे पहले आप आईसी के पैड को फ्लैट करें। याद रखिए दोस्तों, जब आप मार्केट से कोई आईसी लेकर लगाते हैं, नई आईसी, तो उस आईसी में भी एक आपको काम करना होता है कि आप उसे डायरेक्ट फिक्स ना करें। अगर आप उसे डायरेक्ट फिक्स करते हैं तो वो काफ़ी टाइम लेती है, क्योंकि वो एक अलग टेम्परेचर पर बनी हुई आईसी होती है जो कि 220 होता है। आगे की वीडियोस में, किसी वीडियो में हम दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से पीपीडी कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं और किस पीपीडी को कहाँ पर आप कितने टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो का आने वाले टाइम में हम प्लान करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए रहने वाली है रिबॉलिंग से रिलेटेड। इस तरह की आईसी पर आप डिशोल्ड वायर का यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपकी वेफर आईसी कहलाती हैं, और वेफर आईसी ज़्यादातर आपके डिशोल्ड वायर से स्क्रैच हो जाती हैं। तो आप इस पर डिशोल्ड वायर यूज़ ना करें। आयरन की मदद से ही इसके बॉल को फ्लैट करने की कोशिश करें, बट आयरन को इसकी स्किन से टच ना करें दोस्तों। कोशिश करें कि आप इसे हवा में ही रखें थोड़ा सा। उसके बाद इसे क्लीन करें। अगर आपको कोई बॉल मोटी दिखती है तो दोस्तों फिर से फ्लक्स लगाकर उसे फ्लैट करें। थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दी काम ना करें। ज़्यादातर आईफोन थोड़े सेंसिटिव होते हैं, या इनकी आईसीज भी थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, तो एप्पल का काम करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंपैरिजन करें अगर एंड्रॉयड से, तो क्योंकि थोड़ी सी स्किल ज़्यादा मांगता है आपकी, और क्लासेस में आपको स्किल के ही क्लासेस पे ज़्यादा क्लास कराई जाती है कि कौन सी आईसी कितने टेम्परेचर पर निकलेगी, कितना टेम्परेचर आप उसके लिए यूज़ करेंगे, या सैंडविच बोर्ड है तो उसके लिए कैसे आप किस टेम्परेचर पर उसे रिवॉल्व करेंगे। ये सारी क्लास रिलेटेड चीज़ें हैं। इसमें हमने बिगनर्स के लिए भी क्लासेस रखी हैं, जिसमें जो बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने कभी कोई फ़ोन भी नहीं खोला है, हम उनके लिए भी कुछ अलग से कॉन्सेप्ट रखते हैं कि वो कैसे ब्लोअर को
या एसएमडी को यूज़ करना सीखेंगे, या माइक्रोस्कोप के साथ कैसे आप एसएमडी को चलाएंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कई टेक्नीशियन भाई हमारे ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोप पे नहीं बैठे होते हैं अभी तक, तो उनके लिए अलग से हम एक शेड्यूल बनाते हैं। जब तक आपकी आईसी क्लीन ना हो जाए दोस्तों, तब तक आप इसे रिवॉल्व ना करें। और वेफर आईसी के लिए मैंने अभी आपसे कहा था कि इस पर आप डिशोल्ड वायर ना चलाएं। उसका एक रीज़न है जो कि मैं अब आपको दिखा देता हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको सभी ट्रैक नज़र आएंगे। ये आपके ट्रैक हैं। कई बार जब आप स्क्रैच करते हैं तो ये अलग अलग 2 ट्रैक अगर आपस में मिल जाते हैं तो वो आईसी आपकी अक्सर ख़राब हो जाती है, जिसे आपको फिर चेंज करना पड़ता है। यदि आप ये स्क्रैच नहीं करते हैं तो 70% आपकी आईसी सक्सेस हो जाती है, अगर वो टूटी हुई ना हो, जैसे कि इसमें कोई टूटी हुई क्रैक नहीं है या फिर उसकी बॉल्स ऐसे मिली हुई ना हो। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं जैसे लो जीआर वगैरह बनना, उस कंडीशन में आपको आईसी चेंज करनी पड़ती है। तो क्लासेस में आपको बताई जाती है कैसे डिसाइड करेंगे आप, या कैसे चेक करेंगे कि आपकी आईसी ख़राब है या ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे दोस्तों स्टेंसिल। दोस्तों ज़्यादातर जब टेक्नीशियन काम करते हैं तो उन्हें मार्केट में कई तरह की स्टेंसिल्स दिखाई जाती हैं। कुछ कहते हैं कि ब्लैक स्टेंसिल लीजिए, वो ज़्यादा सक्सेस है। कुछ कहते हैं सिल्वर स्टेंसिल लीजिए, वो ज़्यादा सक्सेस है। या बहुत से कहते हैं 3D स्टेंसिल लीजिए, उसमें आपका रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। बट टूल्स आपकी क्वालिटी को बढ़ा तो सकता है, आपके बदले काम नहीं करेगा। तो पहले अपने आप पर काम कीजिए। आप अच्छे से कहीं से स्किल सीखिए किसी इंस्टीट्यूशन से। जैसे कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो की मदद से आपको स्किल में थोड़ी बहुत हेल्प मिले। सबसे पहले आप स्टेंसिल को पूरी तरह से क्लीन कीजिए। कई स्टूडेंट्स या कई टेक्नीशियन जब काम करते हैं तो उनकी स्टेंसिल में कई बार बॉल फंस जाती है, या फिक्सिंग करते हैं तो आईसी टेढ़ी हो जाती है, या फिर फिक्सिंग की तो आईसी सक्सेस नहीं होती है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको ये क्लियर नहीं होता है तो आप कभी भी चिप लेवल का काम नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप पूरी तरह से स्टेंसिल को क्लियर कर दें या क्लीन रखें। अगर आपकी स्टेंसिल क्लीन नहीं है तो कई बार आपके आईसीज़ की बॉल जो है वो आपस में फंस जाएंगी। अगर आप यहाँ देखें तो ये अभी आपको स्टेंसिल क्लियर नहीं दिख रही है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है दोस्तों, वो है जब भी हम किसी आईसी को रिवॉल्व करते हैं तो हम, जैसे मेरे पास ये AKT ब्रांड का पेस्ट है और ये रिज़ल्ट वाइज काफ़ी अच्छा रहता है। मैं ज़्यादातर इसे ही प्रेफर करता हूँ कि आप इसे ही ज़्यादातर यूज़ करें। इसमें आपको सब टेम्परेचर मिलते हैं, 183 भी मिलता है, 138 भी मिलता है। क्योंकि इसकी पेस्टिंग में एक चीज़ रहेगी दोस्तों, इसमें बॉलें बाहर की तरफ नहीं आती हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा कि उसके लिए क्या ट्रिक हम यूज़ करते हैं। आप मार्केट के वैसे कोई सी भी पीपीडी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं प्रेफर AKT ही करता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये माइक्रोस्कोप में तो आपको ये कोई नहीं बताता है ज़्यादातर यूट्यूब की वीडियोज़ में कि किस तरह से हमने रिवॉल्विंग की है। वो डायरेक्ट आपको रिवॉल्विंग दिखाते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस रिवॉल्विंग में ऐसी क्या क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो रिवॉल्विंग सक्सेस आती है, और आप जो रिवॉल्विंग करते हो उसमें आप क्या मिस कर जाते हैं। तो देखेंगे आप, आपकी वीडियो में आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में कि स्टेंसिल में या आपके स्क्रैपर ब्लेड पे पीपीडी लगा रखा है मैंने, और उसमें देखेंगे तो काफ़ी आपको लिक्विड सा दिखाई देगा, जिसे हम फ्लक्स बोलते हैं। ये फ्लक्स आप कभी भी यूज़ ना करें, इसे हमेशा आप ड्राई यूज़ करें। ड्राई करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। बहुत से ड्राई करने के लिए इसे डायरेक्ट टिश्यू पेपर पर डाल देते हैं, तो वो वेस्टेज है उसका। उस तरह से इसे ड्राई ना करें। आप एक कॉटन क्लॉथ लें और इस तरह से इसे दबा दें। दबाने के बाद आप देखेंगे तो आपका सारा फ्लक्स जो है वो आपकी क्लॉथ पर आ जाएगा, और आपका पीपीडी भी कम वेस्ट जाएगा। 1 से 2 बार इसे आप ड्राई करें। यही एक ट्रिक है दोस्तों
ज़्यादातर जब आप बड़ी आईसी रिबॉलिंग करेंगे तो वहाँ पर भी आपकी ये कंप्लेंट आती है कि आपकी बॉलें बीच में से स्टेंसिल उड़ जाती है या फिर रिबॉलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, छोटी बड़ी रिबॉलिंग होती है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आप शायद अच्छे से रिबॉलिंग कर पाएंगे। ड्राई करने के बाद दोस्तों स्टेंसिल को हमेशा इस एंगल से पकड़ें कि आप इसे बैंड कर पाएँ हल्का सा। इस तरह से आप इसे बैंड रखें और जिस साइड से इसमें आपका नंबरिंग है या कुछ भी मॉडल्स का वो एरिया दिया गया है वो साइड इसकी प्लस माने या ऊपर की साइड माने और इसे इस तरह से बैंड करें। स्टेंसिल दोस्तों आप वो कोई भी स्टेंसिल ले सकते हैं जिसमें से आपको इस तरह से आवाज़ मिलती है। अगर कोई स्टेंसिल आप ऐसी लेते हैं जिसे आप मोड़ते हैं उस पर निशान आ जाता है तो वो स्टेंसिल आपके लिए बेकार है। उसके अलावा आप कोई भी स्टेंसिल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर ब्लैक स्टेंसिल आप यूज़ करते हैं तो इससे एक बेनिफिट ये भी रहता है कि ये आपकी जैसे माइक्रोस्कोप की जो लाइटिंग होती है वो आपकी ब्लर नहीं करती है। सिल्वर में कई बार ये ब्लर कर जाती है, तो एक ये तो बेनिफिट है। अदरवाइज़ आप सिल्वर से बनाएं या ब्लैक से बनाएं, आपके हाथ में स्किल है तो आप दोनों से बना पाएंगे। तो इस तरह से आप पहले होल्ड रखें और मेरे हाथों के मूवमेंट को थोड़ा सा नोटिस करें कि मैंने हाथ जो है वो किस तरह से होल्ड कर रखा है। इस तरह से वेट करें और पहले इसे फिल कर दें, अच्छे से फिल करें, कोई भी बॉल आपकी खाली ना रहे। उसके बाद आप ड्राई क्लॉथ लें फिर से और इसे दोबारा से एक बार और क्लीन करें। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी बॉल्स आपकी पतली या मोटी है जो फिलिंग में प्रॉपर नहीं आई है वो फिलिंग में कंप्लीट आ जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा फ्लक्स होगा वो भी आपका बाहर हो जाएगा। उसके बाद आप बैंड इस टेक्नीशियन जो है बैंड नोज़ल या चिमटी का यूज़ करते हैं, मैं स्ट्रेट का ही यूज़ करता हूँ। सिर्फ आप इसे होल्ड करें, दबाएं ना, ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे होल्ड रखें और इस तरह से रिलैक्स कर दें दूसरे हाथ को। जब भी आप दोस्तों 183 से कोई भी आईसी रिवॉल्व करते हैं तो आपका टेम्परेचर मैक्सिमम जो रहेगा, अगर आप 857 यूज़ करते हैं तो वो आपका 280 रहेगा। तो 280 पर आप ब्लोअर को यूज़ करें। एयर प्रेशर कोशिश करें आपके 15 से अबाव ना हो, अदरवाइज़ आपका फ्लक्स बाहर की तरफ निकलने लगता है। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपकी हर बार आईसी सक्सेसफुली रिवॉल्व होगी। तीसरी चीज़, जब हम आईसी को रिवॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट आईसी पे हिट ना करें। बहुत से टेक्नीशियन डायरेक्ट आईसी के बीच में हिट करते हैं, वो तरीका ही ब्लोअर का ठीक नहीं है। और कुछ टेक्नीशियन हमारे भाई साइड से किसी एक साइड से आईसी को रिवॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, वो भी तरीका सही नहीं है। आप कोशिश कीजिए पूरे स्टेंसिल को एक ही साथ गर्म करने की। तो यानी कि आप सराउंडिंग एरिया को गर्म कीजिए इस तरह से, ये अपने आप तैयार हो जाएगी। अगर ये सही बनेगी तो दोस्तों ये कभी भी आपके स्टेंसिल में फंसेगी नहीं। आप देख सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं ऐसे ही और इसकी बॉलें भी परफेक्ट आएंगी बिल्कुल। इसके बाद दोस्तों हम इस पर फ्लक्स यूज़ करेंगे। ये फ्लक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपकी बॉलों की जो शाइनिंग है वो एक आ जाए। ऊपर से अभी जब आपने बॉलें बनाई हैं तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है पैड से प्रॉपर, तो हम एक बार उसे शाइन कर देते हैं हीट करके, उससे बॉलों की गोलाई भी इक्वल हो जाएगी और नीचे मजबूती भी प्रॉपर आ जाएगी। इतना काम करने के बाद जो कि मेन काम है, यहाँ से टेक्नीशियन ज़्यादातर क्या करते हैं कि आईसी को धो देते हैं। प्लीज़ आप आईसी को ना धोएं। अगर आपकी आईसी में कोई डस्ट नहीं है तो आप आईसी को ना धोएं। धोने से क्या होता है कई बार कि ये फ्लक्स ही है, दोबारा भी आपको इस फ्लक्स को यूज़ करना है, तो अननेसेसरी 2 बार काम करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है। आप सिर्फ एक ही बार इस आईसी को जितना पहले क्लीन कर सकते थे आप कीजिए, उसके बाद आप इसे क्लीन नहीं कीजिए, इसे डायरेक्ट आप फिक्स कर दीजिए। क्योंकि जब हम इसे फिक्स करेंगे तो कई टेक्नीशियन क्या है इस पर दोबारा फ्लक्स लगाते हैं तो उससे आपके आईसी की फ्लोट जो है वो टेढ़ी हो जाती है और वो आईसी टेढ़ी लग जाती है। फिर आप उसे दोबारा निकालते हैं, इतने में एक सर्किट है आईसी के अंदर भी, वो सर्किट 2 से 3 बार हिट मारने पर ज़्यादातर कभी कभार डैमेज भी हो जाता है। तो अननेसेसरी काम ना करें, सिर्फ आपने इसे फ्लक्स लगा देना है, दोबारा क्लीन या धोने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस आईसी को फिक्स करना सीखेंगे। जब आप आईसी को फिक्स करें तो जैसे कि अभी मैं एप्पल
6 में काम कर रहा हूँ तो आप देखेंगे साइड में हल्का सा आपको ग्लू दिखेगा। ये ग्लू अननेसेसरी है, इसे आप यूज़ ना करें और कोशिश करें जब आप आईसी फिक्स करें तो इसे रिमूव कर दें, क्योंकि इसके वजह से कई बार हमारी आईसी शेक नहीं होती है। तो ग्लू कट करने के लिए आप टेम्परेचर हमेशा 240 रखेंगे और एयर प्रेशर हमेशा आप 15 रखिए, मैक्सिमम आप 25 जा सकते हैं। नोज़ल जो है दोस्तों वो सबसे स्मॉल यूज़ करता हूँ मैं। पता नहीं आप सबसे स्मॉल से एक बिल्कुल बारीक वाली नोज़ल समझें। मैं आपको डायरेक्शन साइज़ बताता हूँ उसका। 0.6 mm की ये नोज़ल यूज़ होती है, इसी का मैं यूज़ करता हूँ। इससे जो बारीक वाली नोज़ल आती है उसे हम यूज़ नहीं करते, वो अननेसेसरी मुझे नहीं लगता किस काम के लिए यूज़ होती है, क्योंकि मैं उसका बिल्कुल कम यूज़ करता हूँ। बहुत से उससे टेक्नीशियन कंपोनेंट वगैरह फिक्सिंग करते हैं, बट मैं उससे वो भी नहीं करता हूँ। आपके हाथ में अगर स्किल होगा तो दोस्तों कुछ चीज़ें आप हाथ के कंट्रोल से काम करते हैं, ना कि टूल से। तो पहले अपने हाथ का स्किल थोड़ा डेवलप कीजिए, उसके लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से या किसी टेक्नीशियन से आप नॉलेज लीजिए, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और अब हमने इसे क्लीन कर लिया है। यहाँ पर तीसरी चीज़ है आपके फ्लक्स की मात्रा, कि आप कितना फ्लक्स यूज़ करते हैं। बहुत से टेक्नीशियन रोज़न की मदद से आईसी को फिक्स करते हैं, मुझे वो थोड़ा सा अनटेक्नीशियन लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको शेक करने का मौका नहीं मिलता और वो प्रॉपर फिक्स हो भी जाती है कई बार, लेकिन वो कई बार क्या होता है कि पूरी तरह से फिक्स ना होकर टेढ़ी फिक्स हो जाती है। तो इसलिए मैं फ्लक्स यूज़ करता हूँ, और फ्लक्स भी इस मात्रा में जितनी मात्रा में मैंने यूज़ किया है। रीज़न हम ज़्यादा फ्लक्स लगा देते हैं, उससे क्या होता है कई बार कि आपकी आईसी टेढ़ी होके या फ्लक्स के साथ ही भागने लगती है। तो हमारे पास फ्लक्स ऑलरेडी आईसी के अंदर भी है, तो हमने क्वांटिटी इसलिए कम यूज़ की है, इसीलिए दोस्तों हमने उसे क्लीन भी नहीं किया है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था कि 183 से जो भी आप आईसी रिवॉल्व करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो रहेगा वो 280 रहेगा। और 280 में बेनिफिट ये रहता है कि आपकी आईसी एग्जैक्टली फिक्स होगी, लेकिन एयर प्रेशर आप इसके लिए अगर बिगनर हैं तो 1.5 रखें। थोड़ा सा हाथ को कंट्रोल करें और थोड़ा ऊपर से हाथ लेकर आएँ। जैसे ही आप देखें कि आपका फ्लक्स बाहर आने लगा है तो ये आईसी हल्की सी टेढ़ी होगी और अपने आप अपनी जगह पे पहुंचेगी, अगर नीचे की रिवॉल्विंग क्लियर है और आपकी क्लीनिंग बिल्कुल क्लियर है। जैसे कि अब ये हो चुका है, बस हल्का सा शेक करें और छोड़ दें। ये एक प्रॉपर वे है किसी भी आईसी को फिक्स करने का। इसमें दोस्तों 8 से 9 सेकंड जाते हैं। अगर इसके बाद जो भी आपका फ्लक्स, जैसे भी आपने नोटिस किया होगा वीडियो में कि फ्लक्स साइड से जैसे ही बाहर से निकला है वो एंड होता है, उसके बाद की जो भी आप हीट मार रहे हैं 3 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड, वो अननेसेसरी है, उसकी आपकी आईसी को कोई ज़रूरत नहीं थी, आप वो बोर्ड को गर्म कर रहे हैं आप। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस वीडियो से। और जब भी आप किसी बोर्ड को चिप लेवल का काम करें तो कोशिश करें कि उसमें 3 से 4 मिनट का टाइम दें, उसके बाद ही आप उसे क्लीन करें। अगर आप डायरेक्ट क्लीन करते हैं, स्पेशली एप्पल की बात कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट क्लीन करते हैं तो आईसी से जब आप बोर्ड को गर्म करते हैं तो बोर्ड के सभी सेक्शंस हल्के बहुत गर्म हो जाते हैं। तो हम जैसे ही उस पर केमिकल डालते हैं तो वो सडनली ठंडे होने की वजह से बॉल कई बार छोटी रह जाती है और आपके बोर्ड में पहले से 2 फॉल्ट और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इनके लिए आपको थोड़ा सा जो आपको बताया जा रहा है इन चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बाद ही आप क्लीन करें। बट जिस टेम्परेचर पे मैंने आपको बताया, इस टेम्परेचर पे आपका बोर्ड ज़्यादा सेफ रहता है। अभी आप देखेंगे तो हमने इसमें एक आईसी बदली है, बदली क्या है बल्कि वही आईसी रिवॉल्व करके लगाई है। अगर वो नहीं चलती है तब हम इस आईसी को बदलेंगे दोस्तों। जैसे कि इसमें अभी हमारा टच काम नहीं कर रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि आईसी के किसी भी पैड पर कोई निशान नहीं दिखेगा आपको, यानी कोई अदर टेक्नीशियन ये बता नहीं पाएगा कि आपने उस पर आईसी चेंज की है। तो हाथ का स्किल के लिए आपको ये थोड़ा सा इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आपके हाथ का प्रेशर कैसे कंट्रोल करना है वो सब क्लासेस में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा टच
काम करता है या नहीं करता है। देखते हैं दोस्तों, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो हमारा टच पूरी तरह से वर्किंग में आ चुका है। तो ये एक तरीका है रिबॉलिंग का। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखे होंगे। थैंक यू।